नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पाचन तंत्र से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके पास पहले एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ इसमें नए क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं बनता क्वेश्चन का, तो आप ध्यान से बने रहिए और इनके साथ साथ आपको जो टॉपिक से रिलेटेड बात रहती है वो भी बताई जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि आपका पहला क्वेश्चन क्या रहता है। क्वेश्चन कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, कि भोजन का पाचन करने में क्या चीज़ सहायक होती है आपकी। तो वो होते हैं दोस्तों एंजाइम्स। बिना एंजाइम के आपका भोजन का पाचन संभव नहीं होता, तो एंजाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे कहता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। एक होती है दोस्तों हमारे पास ग्रसनी, जो होती है आपकी जैसे गले से लेकर अमाशय तक। दूसरा ये आहार नाल होता है, ये कहाँ से, ये मुंह से लेकर आपका एनएस तक होता है कंप्लीट, जिसमें छोटा है, ये छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, अमाशय वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, ये होती है टोटल 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक। कई जगह पे ये 9 से 10 भी मिलेगी, मतलब 10 तो रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। तो आहार नाल की जो लंबाई होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 8 से 10 मीटर। दूसरा देखिए आगे कहते हैं कि वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। अब टोटल होते हैं दोस्तों उसमें 32 दांत। कहता है कि ये अकल वाले दांत जिनको आप बोलते हो विजडम टूथ, ये होते हैं दोस्तों आपके विजडम टूथ, ठीक है। अगर पूछे कितने दांत होते हैं ये, तो ये तो होते हैं दोस्तों 4 दांत। अगर पूछे कितने जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं या कितने पेयर होते हैं, तो ये होंगे दोस्तों 2 पेयर, ठीक है, कि 2 जोड़े होते हैं ये। आगे दोस्तों ये कहता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते। तो बच्चों में दोस्तों कौन से दांत नहीं होते, प्री मोलर। प्री मोलर बच्चों में नहीं होते। बाकी जो इंसीजर होते हैं वो 8 होते हैं बच्चों में। आगे कैनिन होते हैं वो 4 होते हैं। प्री मोलर नहीं होते तो 0 होंगे। और उसके बाद जो आपके पास रहता है कौन सा लास्ट में, मोलर, ये होते हैं दोस्तों 8। तो आपके पास 8 4 12 और 8 20। तो यहाँ से पता चलता है आपको कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20। और यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्या कहता है, बच्चों में कितने दांत होते हैं। तो ये होते हैं आपके पास 20 दांत दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए कहता है बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है। अब ये होता है हमारे पास 2 1 0 2, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है, ये तो ऑटोमेटिक सेम ही मिलेगा सब में, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 2 1 0 2। ये दोस्तों मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको अच्छे से, जो इससे पहले वाली थी। तो ये कैसे बनता है ये चीज़ देखिए आप यहाँ पे, कि जो हमारे पास ये थे दांत टोटल 8 4 0 8, इसमें से आपको चौथा हिस्सा निकाल लेना है इनका। इसका चौथा हिस्सा निकालोगे 2 आएगा, इसका चौथा हिस्सा 1, 0 में 0 ही रहेगा और इसका भी 2। तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तों 21 0 2। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे रहेगी। अगर वो पूछे व्यस्क का, तो व्यस्क में क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास क्या होते हैं 8 इंसीजर होते हैं व्यस्क में, 4 कैनिन होते हैं, फिर 8 दोबारा ये प्री मोलर होते हैं और 12 होते हैं हमारे पास मोलर। तो आप देखोगे 12 8 20 और 12 ये टोटल हो जाते हैं हमारे पास 32 दांत, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, वही जैसे यहाँ पे चौथा हिस्सा निकाला यहाँ पे भी निकालोगे आप। तो ये बनेगा इसका चौथा हिस्सा 2, इसमें से 1, इसमें से 2 और इसमें से 3। तो क्या बनेगा 21 23। हमारे पास अगर व्यस्क में पूछे दोस्तों तो फॉर्मूला क्या बनेगा 21 23, नीचे 21 23 और गुणा करेंगे हम 2 के साथ, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिए दोस्तों, कहता है कि मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 3, कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। अब 3 जोड़ी ये लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले पैरेटिड होती है दोस्तों, कौन सी होती है, ये होगी पैरेटिड, ये कान के पास होती है। कहाँ पे होती है, कान के पास। दूसरी होती है सब मैंडिबल, सब मैंडिबल होती है, ये होती है निचले जबड़े में। ये कहाँ पे होगी दोस्तों, निचले जबड़े में होगी। उसके बाद एक रहती है सब लिंगुअल, कौन सी आएगी दोस्तों, सब लिंगुअल आएगी। अब इसमें जो ये होती है, ये होती है जीभ के नीचे। ये कहाँ पे होती है, जीभ के नीचे होती है। मैंडिबल होती है जबड़े में, ये पैरेटिड होती है कान के पास, और ये जो लिंगुअल होती है ये जीभ के नीचे। इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आएगी
पैराटिड। अगर पूछे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो आएगी सबलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ रहती है यहाँ से। उसके बाद कहता है कि आगे कहता है कि लार में, ये सॉरी आगे दिया है इन्होंने, कहता है कि सब मैंडिबल ग्रंथि है। कहाँ पे है सब मैंडिबल, अभी बता के हटाऊं मैं आपको कि ये जो सब मैंडिबल है ये निचले जबड़े की है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि निचले जबड़े में आइए। फिर आगे कहता है कि लार में कितने प्रतिशत एंजाइम होते हैं। दोस्तों लार में 1% एंजाइम होंगे और 99% होता है जो ये होता है पानी। 99% पानी होगा और 1% एंजाइम होंगे। और जो ये एंजाइम होते हैं दोस्तों ये कितने होंगे, ये एंजाइम होते हैं लार में 2। ठीक है, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम आपके पास क्या रहेगा, टाइलिन। एक एंजाइम कौन सा होगा, टाइलिन। दूसरा रहेगा लाइसोसोम। ठीक है, एक रहेगा टाइलिन, दूसरा क्या रहेगा दोस्तों, लाइसोसोम। आगे देखिए कहता है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन से वाला जो एंजाइम है वो बदलता है। तो अभी आपने 2 देखे हैं, एक टाइलिन देखा है और दूसरा लाइसोसोम। तो ये कौन सा रहेगा दोस्तों, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद दांत का डेंटाइन भाग, दांत का डेंटाइन भाग किस रंग का होता है। दोस्तों जैसे आपका ये दांत है, मान के चलते ये वाला दांत है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 भाग होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला होता है और एक ये, तो इसको तो बोलते हैं आप डेंटाइन। और ये जो होगा ये पीले रंग का होता है। ये कैसे होता है दोस्तों, पीले रंग का होता है। इसके ऊपर जो ये वाइट कलर का होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है सफेद और चमकीला भी होता है दोस्तों ये। ठीक है, जिसका आप नाम देते हो इनामेल। क्या नाम देते हो दोस्तों, इनामेल नाम देते हो। और यही सबसे कठोर भाग होता है इसका। अब अगर आपको पूछे कि इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है दांतों में जिसमें पानी नहीं पाया जाता, तो इनामेल में पानी नहीं पाया जाता, पानी होता है 0% इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब कहता है कि दांत का सबसे चमकीला कठोर भाग कौन सा है। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि जो कठोर भाग है वो कौन सा है, आपका इनामेल। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि आप ये बताओ कि मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है। मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, ये लास्ट में पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि टोटल यहाँ पर 8, 4, 8, 12 के रूप में होते हैं। ये मोलर, ये प्री मोलर होते हैं और ये वाले हमारे पास कैनिन होंगे, ये वाले हमारे पास इंसीजर होंगे। तो उसने क्या पूछा, मोलर। मोलर में कितने आएंगे, 12 दांत आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। जो जीभ होती है किस हड्डी के साथ जुड़ी होती है। तो जीभ आपकी किस हड्डी के साथ जुड़ी होगी, ये होती है हायोड हड्डी। ये कौन सी हड्डी होती है दोस्तों, हायोड हड्डी। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है मुख में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है। जो मुख में अर्धपचित भोजन होता है वो कहलाता है आपका बोलस। क्या कहलाता है दोस्तों, बोलस। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो आपका भोजन होता है उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा होती है। ठीक है, इसमें जो मुख होता है आपका वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, परंतु प्रोटीन और वसा ऐसे ही रहते हैं। तो भोजन कैसा बना, अर्धपचित। इसलिए इस भोजन को मुख में क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कहता है ग्रसनी में ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। जो लास्ट वीडियो है दोस्तों उसमें हमारे पास क्या था कि जो ग्रसनी उसमें ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे रहेगा आपका एपिग्लोटस। एपिग्लोटस कहाँ पे था ये, कि जैसे आपका यही मुख है और यहाँ से आपकी एक नली आती है। ठीक है, यहाँ पे एक तो होती है श्वास नली और दूसरी होती है ग्रास नली। ठीक है, ये तो श्वास नली, ये वाली ग्रास नली। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक दोस्तों कैप लगी होती है। जो आपकी श्वास नली होती है इसके ऊपर एक कैप होती है। जैसे ही भोजन ऊपर से आता है तो ये इसके ऊपर गिरता है, ये बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका काम करती है कि श्वास नली में भोजन ना जाए आपका। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ये इसकी रक्षा करती है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया जाता है दोस्तों, एपिग्लोटस। क्या नाम दिया जाता है, एपिग्लोटस। ये एग्जाम में आ चुका है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और नाम ऐसा ही आएगा सेम। हिंदी में ऐसा नहीं आएगा कि हिंदी में कोई नाम देगा आपको, तो इसका नाम यही रहेगा, एपिग्लोटस। जैसे ही आप ग्रसनी में आते हो, आगे कहते हैं ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, तो ये होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपकी ग्रसनी की लंबाई होगी। फिर उसके बाद कहता है कि ग्रसनी से अमाशय तक भोजन किस विधि द्वारा जाता है। तो आप देखो कि जैसे ये है, यहाँ पे ये ग्रसनी है, यहाँ पे अमाशय होता है आपको, कुछ इस प्रकार से अमाशय होता है दोस्तों।
तो जो यहाँ तक यहाँ से भोजन आएगा वो कौन सी विधि से आएगा? तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये आता है आपका क्रमाकुचन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? क्रमाकुचन। और इंग्लिश में नाम क्या था दोस्तों इसका? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस इंग्लिश में नाम थे इसका। ठीक है, क्या विधि होती है ये? कुछ मान के चलो कि ये आपकी ग्रसनी, तो ये क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे दबाया जैसे भोजन यहाँ पे आया, फिर यहाँ से दबाएंगे भोजन नीचे आएगा, फिर और नीचे, ऐसे करते करते ये अमाशय तक आ जाता है। यही आपका क्या होता है? क्रमानुकुचन विधि होती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास अमाशय की लंबाई कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, अमाशय मतलब स्टमक आपका। ठीक है, अमाशय किसको बोलते हैं? स्टमक को। और इसको पेट भी बोलते हो आप, उदर भी बोलते हो, तो ये सब इसके ही नाम रहेंगे, अमाशय, उदर, पेट, स्टमक। ठीक है, तो इसके ही नाम रहेंगे। तो अमाशय की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। अमाशय की लंबाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद अमाशय के कितने भाग हैं? अमाशय के कितने भाग हैं? तो आप देखोगे अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होंगे। सबसे पहला भाग होता है कार्डियक। ठीक है, सबसे पहला भाग कार्डियक होता है। फिर सेकंड, दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास फंडस। दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा दोस्तों? फंडस रहेगा। तीसरा रहेगा हमारे पास पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला जो भाग होगा वो रहेगा कार्डियक। जैसे ही ग्रसनी से भोजन आता है ये यहाँ पे, और ये जो आपका पार्ट रहेगा जहाँ पे भोजन गिरता है सबसे पहले, इसको ही आप क्या कहते हो? कार्डियक। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट ये रहते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। जठर ग्रंथि जो होती है दोस्तों, उसकी कोशिकाएं कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? श्लेष्मा होती है, अम्लजन होती है और जाइमोजिन होती है। कौन कौन सी होंगी? श्लेष्मा, अम्लजन और जाइमोजिन होती है। ठीक है, अब ये जो होता है हमारे पास अम्लजन, अम्ल मतलब क्या होते हैं दोस्तों? एसिड। अम्ल क्या होते हैं दोस्तों? एसिड होते हैं। मतलब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही यहां पर किसकी बात हो? अमाशय की। जैसे ही अमाशय की बात हो, इसमें क्या होना चाहिए? एक तो HCl होगा, दूसरा पेप्सिन होगा, फिर रेनिन होगा एक, और एक होता है म्यूसिन। क्या होता है दोस्तों? म्यूसिन होता है। तो ये हमारे पास 4 चीजें होती हैं किसमें? अमाशय में। तो उसने अम्ल की बात की है, तो अम्ल कौन सा रहेगा इसमें? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl रहेगा। तो HCl कहाँ से निकलते हैं? सबसे पहली बात तो ये निकलेगा अमाशय से। ठीक है, और उसके अंदर भी पार्ट जो होता है दोस्तों वो कौन सा होगा? अम्लजन। ठीक है, तो इसमें से निकलता है अम्लजन कोशिका में। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे कहता है कि HCl का pH मान कितना होता है? HCl का pH मान कितना होता है? तो ये होगा 1 से लेकर 1.5 तक। 1 से लेकर 1.5 तक क्या होगा दोस्तों? आपका pH मान होगा HCl का। फिर उसके बाद देखिए आगे कहता है कि अमाशय में एंजाइमों की संख्या कितनी होती है? अमाशय में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? ये दोस्तों कितने होंगे? 3। और 3 अभी मैंने बताया आपको कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिक। ठीक है, पेप्सिन होगा, रेनिन होगा और म्यूसिक होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो पेप्सिन, पेप्सिन का कार्य देखिए, पेप्सिन क्या काम करता है? ये होता है जैसे पेप्सिन, तो ये काम करे क्या? स्टार्टिंग में प्रोटीन को, ठीक है, ये क्या करेगा? प्रोटीन को चेंज करेगा दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन को किस में? पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करे कौन? ये करेगा पेप्सिन आपका। ठीक है, आगे जो रेनिन रहता है, रेनिन का काम क्या रहेगा दोस्तों? ये क्या करेगा? जो दूध में, जो दूध के अंदर केसिन होता है, ठीक है, दूध के अंदर जो केसिन होता है उसको चेंज कर देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। ठीक है, किसमें चेंज करेगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। ये आप वीडियो में देख सकते हो, कंप्लीटली मैंने इसको समझाया कवर करके। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा ये हुआ। तीसरा रहता है म्यूसिन। म्यूसिन का काम क्या करता है? ये करता है दोस्तों भोजन को चीकना कर देता है। ठीक है, क्या करता है म्यूसिन? भोजन को चीकना करेगा एक तो। दूसरा क्या करता है ये आपका जो अमाशय होता है इसमें एक परत बना देता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? एक आवरण बना देता है जिससे कोई भी एंजाइम आपके अमाशय पर गलत प्रभाव नहीं डाल सकता। मतलब एंजाइम का प्रभाव जो पड़ता है गलत, उससे रोक देता है ये। ठीक है, ये म्यूसिन का कार्य होता है दोस्तों। तो ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे कहा जाता है, कहता है कि अमाशय में अर्धपचित भोजन कहलाता है। अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है अमाशय में? देखो आपके याद होगा जब आपने किया था कि मुख में, जब मुख में था ये, ठीक है,
तब कहलाया था भोजन कौन सा, बोलस, ठीक है, तब था बोलस। अब कहाँ पे, अब अमाशय की बात की तो अब कहेंगे उसको काइम। अब क्या कहेंगे दोस्तों उसको, अब काइम नाम देंगे, ठीक है। तो काइम कहाँ पे, ये पाया जाता है अमाशय में। यहां पे आपके प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। किसका पाचन शुरू हुआ दोस्तों, यहां पर प्रोटीन का, ठीक है। मुंह में किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। ये बातें ध्यान रखनी, आपको ये पूछ ली जाती है आगे। प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है, अभी मैंने बताया आपको कि प्रोटीन का पाचन कहां पे शुरू होता है, अमाशय में। फिर कहता है पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, कि जो पेप्सिन है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को किस में बदलता है, तो ये बदलेगा दोस्तों पेप्टोन में। तो ये भी आपको याद रखना है, किस में बदलेगा, पेप्टोन में। फिर आगे कहता है जठर ग्रंथियों का निर्माण शरीर के या फिर अमाशय के कौन से भाग में होता है। जो दोस्तों जठर ग्रंथियां होती है उनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये कार्डियक में होता है दोस्तों, जो पहले वाला भाग था जहां पे भोजन गिरता है ग्रसनी से, ठीक है। तो किसमें होता है, कार्डियक में। उसके बाद अमाशय की सामान्य क्षमता कितनी होती है। जो दोस्तों हमारा ये अमाशय था, अभी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको बताया था, ठीक है, कि जो हमारा ये अमाशय होता है कुछ इस प्रकार का, तो इसकी जो क्षमता होती है ये 1 लीटर की होती है दोस्तों, ठीक है। ये कितनी होती है, 1 लीटर की। परंतु क्या कर सकता है, ये ऐसी कोशिकाओं से बना होता है जो फैल सकती है, ठीक है, जो फैल सकती है। तो जब ये फैलेंगी तब इसमें जो संरक्षण होगा, तब इसका कितना बन जाएगा, 2 से 3 लीटर का बन जाता है ये, ठीक है। तब इसमें कितना हो सकता है, 2 से 3 लीटर भोजन सुरक्षित हो सकता है। तो ये चीज यहां पर होती है दोस्तों, ठीक है, ये ग्रहण कर सकता है 2 से 3 लीटर भोजन। और यही चीज अगर आपको पूछे कि बच्चे में जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, उनमें अमाशय कितना ग्रहण कर सकता है, तो वो करेगा दोस्तों 300 ml से 350 ml तक, ठीक है। कितना करेगा, 300 ml से 350 ml तक करेगा दोस्तों। आगे देखिए, कहता है यकृत, जिसको आप लीवर बोल देते हो, जिसको क्या बोलते हो आप, देखो लीवर बोल देते हो, तो उसका वजन कितना होता है, लीवर का वजन कितना होता है, ये होगा 1.5 से 2 किलोग्राम। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है दोस्तों, याद होना चाहिए आपके कि यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। इसमें कई जगह पे आपको मिलेगा 1.5 से 1700, जैसे 1500 से 1700 ग्राम होता है। कई जगह पे ऐसा कुछ वेरी करता मिलेगा, ये 1.5 किलो तो रहेगा ही, रहेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है आपका। उसके बाद यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, कि अगर आप लीवर के बारे में स्टडी करते हो तो उसको क्या कहोगे, हिपेटोलॉजी। उसको क्या कहोगे दोस्तों आप, हिपेटोलॉजी कहोगे। ये चीज एग्जाम में आने लायक होती है, ठीक है, ये पूछ ली जाती है। तो जितने भी दोस्तों अध्ययन होंगे ये आपको एक वीडियो में बता दिए जाएंगे, वैसे आपको ये याद करने हैं, ठीक है। तो हिपेटोलॉजी किसका अध्ययन होगा, यकृत का। आगे यकृत द्वारा बना पित्तरस, यकृत में क्या बनता है दोस्तों, पित्तरस बनता है। किसमें सुरक्षित होता है ये होगा पित्ताशय में। किसमें होगा दोस्तों, ये पित्ताशय में। और पित्ताशय का रंग कैसा होता है, ये होता है हरा। एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो पित्ताशय होता है, जो पित्ताशय होता है ये तो होता है हरे रंग का, ठीक है। परंतु जो पित्तरस होता है, जो पित्तरस होता है ये होगा दोस्तों पीले रंग का, ठीक है। पित्तरस पीले रंग का, पित्ताशय का रंग होता है हरा। और ये जो हरा होता है ये क्यों होता है, एक हमारे पास रंजक होता है, रंजक या फिर पिगमेंट बोल देते हैं दोस्तों उसको। तो वो किसके कारण, ये होता है विली वर्डिन के कारण, ठीक है। जो पित्ताशय का हरा रंग होता है ये विली वर्डिन नामक रंजक के कारण होता है। ये एग्जाम में आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यकृत अमोनिया को, अमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक है। अमोनिया क्या हुआ, NH3। तो अमोनिया को बदलता है, किस में बदलता है दोस्तों, यकृत अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदल देता है। यकृत में कितने एंजाइम होते हैं, यकृत में कितने एंजाइम होते हैं दोस्तों, 0। यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। आगे कहता है वसा का अवशोषण, वसा का अवशोषण कौन करता है, तो ये करते हैं दोस्तों पित्तरस, ठीक है। पित्तरस वसा का अवशोषण करता है। आपका देखो प्रोटीन का अवशोषण कहां से शुरू हुआ, ये जो आपने पेप्सिन पढ़ा था अमाशय वहां से हुआ। और जो कार्बोहाइड्रेट था वो आपका टाइलिन ने किया। तो यहां पर जो वसा का अवशोषण किया वो किया पित्तरस ने, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और पित्तरस का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा, 7.5 से लेकर 7.8 तक होता है। पित्तरस का कितना होगा, 7.5 से लेकर 7.8 तक, 7.5 से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज और, जिसका 7 से ज्यादा हो पीएच, जिसका 7 से ज्यादा हो उसको कहेंगे हम क्षारीय, और अगर कम होता है तो उसको कहेंगे हम अम्लीय, ठीक है। तो इसका ज्यादा था तो ये क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा।
ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर पित्तरस होता है ये होता है क्षारीय, ठीक है। उसके बाद यकृत में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? यकृत के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होगी दोस्तों? मान के चलो कि जो पित्तरस है इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होगी? 0.28%। 0.28% होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाए आपको तो आप क्या कहोगे? यकृत। यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। आगे देखिए, जो मृत आरबीसी है, मृत आरबीसी किसके द्वारा नष्ट की जाती है? जो मृत आरबीसी होती है दोस्तों वो यकृत के द्वारा नष्ट की जाती है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत आरबीसी किसके द्वारा नष्ट की जाती है? यकृत के द्वारा, ठीक है। उसके बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी तो कौन सी है? यकृत, लीवर है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? अग्नाशय। अग्नाशय को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो दोस्तों? पैनक्रियाज। क्या नाम देते हो? पैनक्रियाज नाम देते हो। उसके बाद आप देखिए, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? देखिए दोस्तों, कैसी ग्रंथि का मतलब यहां पे ये हुआ कि आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है या फिर बहिस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो अग्नाशय आपकी कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि दोस्तों वो होती है जो अंतःस्त्रावी भी हो और बहिस्त्रावी भी हो। तो दोनों जिसमें होती है वो क्या होती है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि। तो आपकी एकमात्र ग्रंथि यही रहेगी जो मिश्रित ग्रंथि है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, पूछ लेते हैं कि अग्नाशय, मतलब ये पूछेंगे कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो आपकी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो कौन सी रहेगी दोस्तों? ये रहेगी आपकी अग्नाशय, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे कहता है कि अग्नाशय का रंग कैसा होता है? अग्नाशय कैसे रंग का होता है दोस्तों? ये होता है पीले रंग का और एक पत्ते जैसा होता है, ठीक है। अग्नाशय पीले पत्ते जैसा होता है, ये लगा के चलो आप। अग्नाशय का रंग कैसा हुआ? पीले रंग का। और जो हमारे पास दोस्तों क्या था? ये जो पित्ताशय था जिसको आप गाल ब्लैडर बोलते हो, ठीक है। पित्ताशय जो मैंने अभी यहां पर बताया था आपको, ये गाल ब्लैडर होता है, ये हरे रंग का था। अग्नाशय किस रंग का होगा दोस्तों? ये होगा आपके पीले रंग का, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। तो अग्नाशय रस, जो अग्नाशय से रस निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है? इसका कितना होगा दोस्तों? 7.5 से 8.5 तक। 7.5 से 8.5 तक। देखो दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या था? जो हमारे पास पित्तरस था वो भी 7.5 से शुरू था, और जो हमारे पास ये अग्नाशय रस है ये भी 7.5 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्षारीय होंगे ये। तो ये कितना था? 7.5 से 8.5 तक। आगे क्या कहता है? अग्नाशय रस में कितने प्रतिशत एंजाइम होते हैं? अग्नाशय रस में कितने प्रतिशत एंजाइम होते हैं दोस्तों? 2% होते हैं। जिसमें 98% रहता है वो पानी रहेगा। 98% पानी होगा, 2% एंजाइम होंगे। और जो हमारी लार होती है, जो हमारी लार होती है उसमें 1% होते हैं एंजाइम। उसमें कितने? 1% एंजाइम होंगे और 99% आपका पानी होगा। लार में 99% पानी और आपके अग्नाशय रस में 98% पानी। लार में 1% एंजाइम होंगे और अग्नाशय रस में 2% एंजाइम होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है? कहता है कि पूरक पाचन, ठीक है। पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है? तो ये कहेंगे हम अग्नाशय रस को। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसमें क्या होता है दोस्तों? आपके जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होते हैं, वसा होता है, उन तीनों का पाचन करने की शक्ति होती है, तो इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। किसको? अग्नाशय रस को। फिर आगे कहता है कि अग्नाशय में मुख्य कितने एंजाइम होते हैं? तो अग्नाशय में वैसे तो दोस्तों 5 एंजाइम दिए जाते हैं, परंतु आपके जो मुख्य होते हैं वो होते हैं आपके 3 एंजाइम दोस्तों, ठीक है। आपके मुख्य कितने एंजाइम होते हैं? 3। और 3 आपको याद रखना है अग्नाशय में TAL के नाम से, ठीक है। टाल कि अग्नाशय में कौन सा एंजाइम है? टाल। टाल का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, टी से ट्रिप्सिन, ठीक है। टी से क्या बनेगा? ट्रिप्सिन। और फिर आगे ए से ये बनेगा दोस्तों एमाइलेज। क्या बनेगा दोस्तों? एमाइलेज बनेगा। फिर एल से क्या बनेगा? लाइपेज। क्या बनेगा? लाइपेज बनेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो आप देखोगे ट्रिप्सिन, याद रखिए इसको, ट्रिप्सिन। कैसे याद रहेगा? इसमें देखो पै आता है। ट्रिप्सिन में क्या आता है दोस्तों? पै। पै से प्रोटीन। पूछ लेता है कि ट्रिप्सिन किसका संश्लेषण करता है, किसको अवशोषित करता है, क्या करता है, किसका पाचन करता है? तो ट्रिप्सिन मतलब पै, प्रोटीन किसका करेगा? प्रोटीन का। उसके बाद लाइपेज। लाइपेज आप याद रखोगे, इसमें एल आया, और एल क्या होता है दोस्तों? आपका लिपिड होता है ना, जो लिपिड,
इसको इंग्लिश में क्या, ये वसा होती है, ठीक है। लिपिड क्या होती है, वसा। मतलब जो लाइपेज है वो किससे रिलेटेड रहेगा, ये वसा को करेगा। उसके बाद बचता क्या है दोस्तों, हमारे पास प्रोटीन हो चुका, वसा हो चुकी, बचता है कार्बोहाइड्रेट। तो माइलेज किसका करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे आएगी दोस्तों, एमाइलेज में आएगी। प्रॉपर इसको पूरा पढ़ने के लिए आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि लैंगरहैंस द्वीपिका में कितनी कोशिका है। जो लैंगरहैंस द्वीपिका होती है दोस्तों, इसमें कितनी कोशिका है। अब ये जो द्वीपिका है दोस्तों, ये आपके अग्नाशय का एक भाग है, ठीक है। मान के चलो कि अगर ये वाला अग्नाशय है तो इसमें एक भाग ये है जैसे, ठीक है। इसको ही क्या नाम दिया गया है, लैंगरहैंस की द्वीपिका। अब इसमें कितनी कोशिका होती है, इसमें दोस्तों मेनली क्या है, 3 कोशिका दी जाती है। इसमें 3 कोशिका दी जाती है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी बनता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको काफी। तो इसमें आपके पास कौन कौन सी कोशिका दी गई है दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा कोशिका दी गई है। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो हमारी अल्फा होती है, यहाँ पे ये वाला एग्जाम में आ चुका है बीटा वाला, तो मैंने ये भी सोचा कि ये क्यों ना क्यों ये भी कराया जाए, ताकि ये पूछे तो आप ये बता सको। तो अल्फा से कौन सा एंजाइम या कौन सा हार्मोन निकलता है, ये पूछ लिया जाता है। तो अल्फा से निकलेगा ग्लूकेगोन। अल्फा से क्या निकलेगा दोस्तों, ग्लूकेगोन निकलेगा। बीटा से क्या निकलता है दोस्तों, इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है बीटा से। पूछा जाता है कि लैंगरहैंस द्वीपिका की कौन सी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो कौन सा होगा, बीटा कोशिका से। और पूछिए अगर गामा से, तो ये क्या रहेगा, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आपका कहां से, गामा से निकलता है, ठीक है। तो गामा कोशिका किसकी, लैंगरहैंस द्वीपिका की। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आगे कहता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जो ये बीटा से निकला था, अगर इसमें कमी हो जाए, ये कम निकले, तो आपको रोग होगा मधुमेह, जिसको आप डायबिटीज बोल देते हो, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह। और अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए, अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो आपको कौन सा रोग होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ये एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं कि आपका अगर इंसुलिन की अधिक मात्रा हो जाए तो आपको रोग हो जाएगा कौन सा, हाइपोग्लाइसीमिया, कमी के कारण मधुमेह होगा। उसके बाद छोटी आंत की लंबाई और मोटाई कितनी होती है दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई, नाम इसका छोटा दिया जाता है, परंतु ये लंबाई में बड़ी से बड़ी होती है। तो देखिए कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर की होती है। जो छोटी आंत होती है दोस्तों, वो कितनी होगी, 6 से 6.5 मीटर की होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई मान के चलो कि ये है जैसे, ठीक है, ये आंत दी गई है कोई, तो ये जो दी जाती है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, इसको बोल जाता है मोटाई। तो ये कितनी है दोस्तों, इसकी 1 इंच, 1 इंच। तो मोटाई रहेगी दोस्तों इसकी 1 इंच, और इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 6 से 6.5 मीटर तक। आगे, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं दोस्तों। ये हरियाणा में जो अभी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, ड्यूडेनम। कौन सा होता है, ड्यूडेनम, जिसको आप हिंदी में पक्वाशय बोल देते हो। क्या बोल देते हो, जिसको पक्वाशय, ठीक है। और ग्रहणी। ग्रहणी क्यों बोलते हो, क्योंकि इसमें जो अमाशय भोजन आता है वो यहीं पे आते हैं और ये ग्रहण कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। और ये कितना होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होगा ये, 25 सेंटीमीटर तक होगा। उसके बाद सेकंड होता है जेजुनम। दूसरा क्या होता है दोस्तों, पार्ट जेजुनम। इसमें कोई भी कार्य नहीं होता, इसका कार्य सिर्फ क्या होता है, यहां से जो ड्यूडेनम है ना दोस्तों, यहां से भोजन को इलियम तक पहुंचाना। जो लास्ट पार्ट है ना, इस तक कि छोटी आंत का जो तीसरा पार्ट है वो लास्ट इलियम, इसका काम जेजुनम का सिर्फ इतना रहता है, डेडुनम से यहां तक भोजन का पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद जो इलियम है, इसकी दोस्तों जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी 30 सेंटीमीटर, इसकी 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वैसे इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर। तो मतलब कहने का ये हो कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, जेजुनम। सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा दोस्तों, जेजुनम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण या फिर जो पाचन क्रिया होती है, कहाँ पूर्ण होती है। तो आपके पास ये 2016 में जो हरियाणा क्लर्क के एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चन आया था कि भोजन की जो पाचन क्रिया वो कहाँ पे पूरी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, छोटी आंत। छोटी आंत में आपके भोजन की क्रिया पूर्ण होती है। आगे, बड़ी आंत की लंबाई और मोटाई बताएं। बड़ी आंत की लंबाई, अब देखो दोस्तों, बड़ी आंत नाम दिया गया है, परंतु इसकी लंबाई छोटी से कम रहेगी। तो आपके पास ये कितनी रहेगी, 1 से
1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर दोस्तों इसकी लंबाई रहेगी। और अगर इसकी मोटाई पूछे तो कितनी रहेगी 2.5 इंच। जो उसकी थी छोटी आंत की वो थी 1 इंच और इसकी कितनी रहेगी 2.5 इंच रहेगी। ठीक है, आगे देखिए, छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली को क्या कहते हैं। मानिए चलो कि ये है, जैसे यहां पर हमारी जैसे ये वाली चीज है दोस्तों, ये छोटी आंत हुई, यहां से निकलेगा ये बड़ी आंत। ठीक है, तो जो यहां पर होता है जोड़, ठीक है, यहां पर एक नली होती है दोस्तों, उसको क्या नाम दिया जाता है, सीकम। क्या नाम दिया जाता है, सीकम होता है दोस्तों। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसको, CUM। ठीक है, तो ये दोस्तों यहां पर एक नली होती है और यही चीज इसने पूछी थी कि इस जोड़ पर क्या होती है, सीकम होती है। अब जो सीकम होती है दोस्तों, ये इसका जो शीर्ष भाग होता है, मान के चलो कि यहां तक शीर्षम है ये। ठीक है, जो आपकी सीकम रहती है कहां तक है ये दोस्तों, यहां तक है। तो इसका जो ये वाला भाग रहता है ऊपर वाला, तो इसमें एक अपेंडिक्स होती है दोस्तों। क्या नाम दिया जाता है इसको, अपेंडिक्स होती है। ठीक है, अब इसका कोई भी काम नहीं होता शरीर में, ये एक तरह से वेस्ट होती है दोस्तों। उसके बाद ये पूछा गया है सीकम का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स। आगे देखिए दोस्तों, बड़ी आंत के कितने भाग है, बड़ी आंत के कितने भाग है। तो आप देखिए बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, इसको छोड़कर सीकम को। तो 2 भाग कौन कौन से, एक तो रहेगा कोलोन, क्या रहेगा दोस्तों, एक तो कोलोन रहेगा, दूसरा रहेगा रेक्टम। तो अगर पूछे कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ये रहेगा दोस्तों कोलोन। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कौन सा, कोलोन होगा, उसके बाद रेक्टम। ठीक है, पानी का अवशोषण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पानी का अवशोषण कहां पे होता है, बड़ी आंत के कोलोन में होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक जब आता है भोजन तो उसका पाचन हो जाता है, परंतु वो अभी उसमें पानी रहता है कुछ। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आएगा तो यहां पर क्या होता है, पानी सोख लिया जाता है। ठीक है, तो कोलोन में पानी का अवशोषण हो जाता है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या रहता है कि बड़ी आंत में कोलोन भाग से कौन से विटामिन मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि बड़ी आंत के कोलोन से, जो कोलोन है उसमें से कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। तो आपके पास कौन कौन से आएंगे, विटामिन के और विटामिन B12। ये दोनों आपके विटामिन शरीर में बनते हैं और ये कहाँ से, ये कोलोन से मिलेंगे आपको। ठीक है, विटामिन के आपने सुना भी होगा, विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है दोस्तों ये। ठीक है, कहाँ से, बड़ी आंत में से। उसके बाद एक दिन में कितना पित्त रस स्रावित होता है, जो पित्ताशय है मतलब लीवर है जो आपका, वहां से एक दिन में कितना पित्त रस निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा 700 ml से 1000 ml तक, 700 ml से 1000 ml तक निकलेगा। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग होता है। ठीक है, शरीर में किसकी मात्रा अधिक होने से पीलिया रोग होता है आपको, ये होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये पित्ताशय होता है वो हरे रंग का होता है। ठीक है, और वो किसके द्वारा होता है, क्यों होता है, वो बिलीवर्डिन के कारण होता है। और यहाँ पे क्या है, बिलीरुबिन है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है वेस्ट फूड किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, बाहर किसके द्वारा निकाल दिया जाता है, ये होता है आपका एनस। ठीक है, गुदा के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपका कंप्लीट जो पाचन तंत्र है वो यहां तक पूरा हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो सब यहां पर हो चुके हैं और जो आएंगे उसकी भी पूरी आशंका है दोस्तों कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।